तो हेलो किंग्स एंड क्वीन, मेरा नाम है निर्भित और मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ आज जो कि बहुत हेल्प करने वाली है उन लोगों की जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और जिनका सपना होता है कि बाहर जाके वो पढ़ें। तो आज मैं कुछ ऐसे रियलिटी बताऊंगा इस पूरे प्रोसेस के बारे में, ऐसे फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स बताऊंगा इस पूरे इंटरनेशनल पढ़ाई करने के ऊपर जो कि बहुत लोगों को स्कैम करते हैं, बहुत पैसा वेस्ट होता है। और मैं अपनी गलती से बताऊंगा और अपनी रिकमेंडेशन दूंगा हर एक जगह पे कि तुम वो गलतियां अवॉइड कैसे कर सकते हो जो मैंने करी हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो ये गलतियां मेरे को पड़ी हैं 2,40,000 के अराउंड की, जिसमें आउटकम जीरो है। मतलब 2,40,000 मैंने वेस्ट कर दिए और कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई गॉट रिजेक्टेड थर्ड टाइम। 3 बार रिजेक्शन के बाद मैंने 2,30,000 वेस्ट कर दिए और कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि मैं करता क्या हूँ। तो यार मेरा ये चैनल जो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट की हेल्प करता है बहुत चीज़ों में। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बुक करने में, उनको सस्ते में कैसे टिकट्स मिल सकती हैं, वीज़ा के ऊपर तुम GCMS नोट्स कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैंने पूरे प्रोसेस में बहुत नॉलेज ले ली है और अब मैं नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है बट इतनी इन्फॉर्मेटिव होगी कि तुम इसको देखने के बाद ये समझोगे कि यार तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा क्योंकि अब तुमने ये वीडियो देख ली है। तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि लास्ट में बताने वाला हूँ कि एजेंट्स का जो असली गेम होता है ना, जो इमिग्रेशन एजेंट्स होते हैं इंडिया में नकली बन के घूमते हैं, उनका उनका एजेंडा क्या होता है, मतलब व्हाट्स देयर थॉट प्रोसेस, वो कैसे काम करते हैं, उसको एक्सपोज करूंगा। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनी ऑफ यू क्योंकि बहुत लोगों का सब कुछ स्मूथली हो जाता है बट उन लोगों का जो थोड़ा सा जिनके पास इतने फंड्स नहीं होते वो लोन लेते हैं कि उनको बहुत ही कुछ लर्निंग देगी जाएगी ये वीडियो। तो ये बेसिकली उन्हीं के ऊपर है। अब देखो बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत पैसे लग गए हैं जीरो इनपुट के, बट कम से कम आपके पैसे बच जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि मैंने कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे दिए और मैंने उनसे क्या सीखा और मेरे रिकमेंडेशन तुम लोगों की क्या रहेगी। तो गाइस मैंने कनाडा का प्लान किया था सितंबर 2020 के अंदर। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, जॉब ले लूँगा एक। और अच्छा, इनिशियली मेरा जो प्लान था ना वो जॉब लेने का था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, सीधा PR लूँगा। और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था एज अ कॉर्पोरेट और मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है दिल्ली से। तो मेरे को था कि ये मेरी प्रोफाइल अच्छी है, शायद मुझे PR मिल जाएगी। तो मैंने एक दोस्त से पता किया, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, मैं बिल्कुल नया था इस चीज़ों के। फिर तो मैंने ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं करी, मैंने 1-2 कंसल्टेंट से बात करी। उनने बोला कि यार आपका PR तो यूँ हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, आपको PR हो जाएगा, अपनी फाइल लगाओ, पैसे भरो और डन हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने अपनी जॉब मतलब सोचा कि हाँ चलो इतना इजी है तो कर देते हैं, क्यों यहाँ पे इंडिया में कम सैलरी पे सेटल हूँ या फिर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कनाडा शो करती है वो दिखाऊं, जाऊं, करूं। तो मैं भी उस ट्रैप में फंस गया। और उस टाइम जो मेरा विजन था ना वो बहुत छोटा था। मैं कनाडा को एज अ एक फन कंट्री देख रहा था, एज अ अर्निंग कंट्री देख रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, बस पैसे कमाऊँगा, उड़ाऊँगा, डॉलर उड़ाऊँगा। तो वहाँ जो लैक ऑफ विजन था ना वो बहुत बच्चे कर लेते हैं उस टाइम पे, और ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि वो चकाचौंध की जो लाइफ होती है ना उसकी रियलिटी कुछ अलग होती है। अब ना अगेन किसी को डीमोटिवेट नहीं करूँगा, बहुत लोग सक्सेसफुल भी होते हैं बट जो इनिशियल स्ट्रगल होता है ना वो सबके साथ होता है। और तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम वो जो स्ट्रगल और जो यहाँ तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्या वो इज इट रियली वर्थ। नाउ दिस डिसीजन कॉस्टेड में 50,000। क्यों? क्योंकि 50,000 का जो पहला कॉस्ट है वो है मेरी इमिग्रेशन एजेंसी का, जो मैंने पे किया। अब तुम में से मेरे लोग बोलोगे भाई इमिग्रेशन को कुछ नहीं पे करना होता। अगर तुम स्टडी परमिट के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल नहीं करना होता, तो अगर मांग रहा है तो स्टे अवे फ्रॉम देम। बट अगर तुम PR के लिए जा रहे हो तो तुम्हें पे करना होगा। जो इमिग्रेशन लॉयर होता है ना, जो IRCC के थ्रू होता है, वो तुम्हारी फाइल लगाता है। तो फीस आई पेड 50,000। एक दिल्ली में एजेंसी है, अच्छी एजेंसी, काफ़ी बड़ा नाम है, तो मैंने उनको दिया। तो ना फोकस ऑन दिस वर्ड PR। अब जिस बंदे ने 12th के बाद BCom करी हुई है और उसको उस टाइम पे 3 साल का एक्सपीरियंस था 2020 के अंदर, और वो एक एजेंट के पास जाता है और एजेंट उसको ये कहता है कि अरे आप 50,000 रुपये दो विदाउट रिफंड पॉलिसी के और हम आपका PR में फाइल लगा देंगे। अब उन लोगों ने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि जो हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, तुम्हारे अभी कितने पॉइंट हैं और कट ऑफ यूजुअली कितनी निकलती है, और व्हाट इज़ एक्सप्रेस एंट्री, व्हाट इज़ PNP, ये सब उनने मेरे को बताया नहीं। तो मैंने भी इतना पूछा नहीं, मैं सोचा यार ये एक्सपर्ट्स हैं, तो मैंने ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट करके पैसे दे दिए
और जब मैंने पैसे दिए ना, तो पैसे देने के बाद मुझे लगा यार मुझे रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि ये होता है तुम पैसे देने के बाद उसमें ज़्यादा डीप डाउन थोड़ा फोकस करते हो। तो इसी चक्कर में मैं घुसा और फिर मैंने ये पाया कि एक्चुअली मेरा कट गया है। तो मोटा मोटा एक ऐसे बंदे को पीआर का सपना दिखाया जाता है जिस बंदे के पॉइंट्स 300 बन रहे हैं, उससे भी कम बन रहे हैं और कट ऑफ निकल रही है 500 की, उसको पीआर के एक्सप्रेस एंट्री का सपना दिखाया जाता है और उसको 50,000 में उसको बेचा जाता है। अब टाइम फॉर रिकमेंडेशन। देखो, डिसाइड इफ यू रियली वांट टू गो देयर। एज अ मतलब तुम अगर एज अ फन देख रहे हो ना, तो वहाँ पे स्ट्रगल भी उतना ही है, ठीक है। और इनिशियली अगर तुम स्टडी के लिए जा रहे हो तो स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, फन थोड़ा कम रहेगा। और अगर तुम फाइनेंशियली बैक्ड हो अच्छे से तो मे बी तुम्हारे लिए ईजी हो, बट अ गाय जस्ट लाइक मी शायद उनके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। अब इसको ज़रूर कॉस्ट करो कि जो तुम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त हो गए, तुम्हारी फैमिली हो गई, तुम्हारी वेल सेटल्ड लाइफ हो गई, क्या तुम्हें सही में आइसोलेट होके रहना है वहाँ पे? मतलब चाहे तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, बट क्या तुम्हें सही में वहाँ पे आइसोलेशन में, जहाँ पे तुम्हारे रिलेटिव नहीं है, यू विल द फर्स्ट जनरेशन देयर, तुम वहाँ पे सब सेटल करोगे, तुम सब कुछ करोगे, तो क्या सही में तुम्हें जाना है? अगर जाना है तो अब नाउ डिसाइड कि तुम्हें स्टडी जाना है, पीआर के लिए जाना है, मतलब तुम्हें अपनी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाना है, फिर तुम्हें स्टडी के लिए जाना है। अगर तुम्हें क्लियरिटी नहीं पता ना इन दोनों के बीच में, तो रुक जाओ, अभी किसी को पैसे मत पे करना, पहले स्टडी करो, रिसर्च करो। नाउ चेक विद 9 to 10 कंसल्टेंट कि आर यू रियली एलिजिबल फॉर पीआर, आर यू रियली एलिजिबल फॉर द स्टडी परमिट। बस पैसे मत पे करना विदाउट द प्रॉपर नॉलेज, ओके। तो ये मेरी रिकमेंडेशन थी। लेट्स मूव ऑन नाउ। आफ्टर रियलाइजिंग कि भाई पीआर तो नहीं हो पाएगी एंड पीएनपी की भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी मुझे, तो आई डिसाइडेड कि इंडिया में मास्टर्स कर लेता हूँ, शायद थोड़े पॉइंट्स बन जाएंगे और फिर वापस अप्लाई कर दूंगा। बट ये वो पॉसिबल नहीं हो पाया, जॉब में टाइम नहीं मिल पाया मास्टर्स के लिए, और मास्टर्स के लिए मैं जॉब छोड़ नहीं पाया क्योंकि मैं अर्न कर रहा था और मुझे घर पे पैसे देने थे, तो वो सब हो नहीं पाया। इसको कहते कहते 1 साल खींच गया विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। तो मैंने 50,000 रुपये पे कर रखे हैं विदाउट नो रिफंड अमाउंट। फिर कोविड आ गया उसके बाद, तो मैं वैसे ही फंस गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे 50,000 चले गए। नाउ देन इन 2022 जब थोड़ा कोविड ख़त्म हुआ, आफ्टर ऑलमोस्ट 2 ईयर जब मैंने कुछ नहीं किया, आई डिसाइडेड टू स्टडी इन कैनेडा, क्योंकि ये वाला पाथ वे थोड़ा इजी है, थोड़ा स्ट्रगल वाला है बट इजी है। कम से कम तुम कनाडा में पहुंच सकते हो, उसके बाद तुम अपना रास्ता ढूंढ सकते हो पीआर के लिए। नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माई स्टोरी। अब मैंने स्टडी के लिए एक नया एजेंट हायर किया, जो मेरे काफ़ी दोस्तों ने मेरे को बताया कि भाई ये वाला एजेंट अच्छा है। तो मैंने, अब स्टडी वाले पार्ट में अच्छी बात ये होता है कि वो लोग पैसे नहीं लेते, बट तुम लोगों को मैं बताऊंगा असली कॉस्ट क्या होती है उन लोगों की। चाहे वो कहने को वो कुछ नहीं लेते, बट देर इज अ कॉस्ट हिडन इन द होल प्रोसेस जो तुम्हारा बहुत बड़ा कार्ड देता है। वो आगे बात करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट होना था मेडिकल। तो मेडिकल के साथ साथ आइल्स की तैयारी शुरू करी, क्योंकि अब आइल्स एकेडमिक वाला देना है। अब क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार करना है तो जल्दी करता हूँ, तो मैंने आइल्स से पहले डुओलिंगो दिया। तो डुओलिंगो का जो फीस होती है वो मैंने पे करी 5,000 कुछ, एंड आई सिक्योर्ड 130 स्कोर इन दैट। अगर आपको वीडियो देखनी है कि मैंने 130 कैसे स्कोर किया, तो आई बटन पे क्लिक करो और देख लो। डुओलिंगो से मैंने कॉलेज में एडमिशन सिक्योर किया, और अब मुझे 1 महीने बाद आइल्स देना था अपने वीज़ा के लिए, तो मुझे अब उसकी तैयारी करनी थी। तो मैंने 15,000 रुपये 500 वहाँ पे किए, ठीक है। तो 15,000 एक फ़ीस गई मेरी और 5,000 एक फ़ीस गई मेरी। तो ये दो जो ऐसी फीस है जो वापस नहीं आनी, तो ये एक कॉस्ट में ऐड हो गई। अब क्या हुआ कि मैंने एडमिशन लिया UCW के अंदर, MBA के अंदर, एंड आई नीड टू पे द कॉलेज फीस, GIC एज वेल, और बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है, और वीज़ा की फ़ीस होती है, और फ्लाइट की फ़ीस होती है। तो खर्चे बहुत थे। लोन अप्रूव नहीं हुआ था क्योंकि कॉलेज में ज़्यादा नंबर नहीं थे मेरे पास। आई सिक्योर्ड लेस देन 60%, तो उसने लोन ने मना कर दिया देने के लिए, और मुझे प्राइवेट वेंडर्स के पास जाना नहीं था, तो लोन मिला नहीं मेरे को। तो मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली से अरेंज किया, और उसके बाद जो वो आपको बताता हूँ। तो आज की डेट है 6 फरवरी 2023, और मेरा जो मेडिकल है ना वो हुआ था 7,000 रुपये का, जो कि अब एक्सपायर होने वाला है। तो मुझे फिर से मेडिकल देना पड़ेगा। तो 7,000 + 7,000 14,000 की यहाँ पे कॉस्ट ऐड हो गई, क्योंकि मेरा एक मेडिकल एक्सपायर हो गया। और वो एक्सपायर क्यों हुआ, मुझे 1 साल क्यों लग गए, उस पर बात करेंगे आगे। तो दूसरा मेडिकल मुझे भी कराना पड़ेगा। तो
यहाँ मेरा कट गया। अच्छा, मैंने डुओलिंगो फ्री में दिया है, फ्री में कैसे दिया है वो आई बटन पे जाके देख लो। तो मैंने डुओलिंगो से एडमिशन सिक्योर किया, फिर मैंने आइल्स की तैयारी करी। अब बात करते हैं कॉलेज के फीस की। तो लेट्स टॉक अबाउट द फीस फर्स्ट। तो आई पेड $18,420 कैनेडियन डॉलर टू UCW, जो कि रफली बनता है 11,05,200 रुपये। अभी मैं इसको एक्सपेंस में ऐड नहीं कर रहा क्योंकि ये एक्सपेंस मुझे रिफंड हो सकता है अगर मुझे एडमिशन नहीं मिलता। इसके अंदर भी एक हिडन कॉस्ट अटैच्ड है, वो मैं आगे बताता हूँ। और आई पेड GIC 6 लाख की, तो वो भी मैं एक्सपेंस पे नहीं डाल रहा क्योंकि वो भी रिफंड हो जाएगी। बट इसमें भी एक कैच है, वो भी बताता हूँ आगे। जब मैंने रिफंड किया तो मुझे एक्चुअली में कितना रिफंड आया हर जगह से। तो ये दोनों अमाउंट अपने एजेंट के थ्रू पे करवाइए, और मुझे पता नहीं था ये बात कि मेरा यहाँ पे भी कट जाएगा। और तो एजेंट ने मुझे बड़ा चढ़ा के बोला कि बहुत टफ होता है भेजना पैसे, कई बार पेमेंट अटक जाती है, आप हमें भेज दो, हम इनको आपके कॉलेज को भेज देंगे। तो यार हर बंदा डर जाता है कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है और शायद अटक गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने भी एक काम किया, मैंने इतना सोचा नहीं और मैंने बोला ठीक है। तो मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बोला कि आप अपने ना इस अमाउंट को जो मेरी कॉलेज की फ़ीस है प्लस GIC को 3 अकाउंट्स में डिवाइड कर दो, ताकि तुम्हारे टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर जब तुम पे करते हो ना तो एक टैक्स कटता है। ऑल तो मेरे कंसल्टेंट ने मेरे को बताया था कि वो टैक्स वापस आ जाता है, बट उसने मुझे ये नहीं बताया कि अगर वो पे करेगा तो वो अमाउंट वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मुझे लगता है कि वो जो अमाउंट आया भी होगा ना तो उसके अकाउंट में आया होगा क्योंकि उसने पे किया है। जो भी है वहाँ पे मैं थोड़ा सा कटा है, मेरा कटा इज़ नॉट अ गुड वर्ड क्योंकि गलती मेरी थी और प्रॉपर नॉलेज मैंने खुद नहीं ली, तो मेरी बेवकूफ़ी कह सकते हो। मेरे से $2 मतलब जो एक्सचेंज रेट होता है ना, तो वो ₹2 एक्स्ट्रा लिया मेरे से। जैसे अगर मान लो कैनेडियन का 60 रुपीज़ चल रहा है तो उसने मुझे 62 के हिसाब से लिया, क्योंकि वो लोग थोड़ा ऐड करते हैं, क्योंकि उनका भी मान लो एक्सचेंज रेट में कटता होगा। तो जो भी है आई गेस विच इज़ फाइन, क्योंकि मुझे उससे दिक्कत ये थी कि ऊपर नीचे होता रहता है, तो विच इज़ फाइन। बट उसने मुझे बोला अपने अमाउंट है 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो मैंने कर दी उसके कहने पे। तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मालूम पड़ी कि मैंने 11,220 एक अकाउंट में किया, 7,200 एक अकाउंट में किया, और जो 10,000 कैनेडियन डॉलर की GIC थी वो मैंने तीसरे अकाउंट से कर दी। अब यहाँ उसने मेरे साथ एक ट्रिक खेल दी। तो नाउ ही चार्ज मी 1,850 पर अकाउंट, ठीक है, एज अ ट्रांजेक्शन फीस। अब उसने मेरे 3 अकाउंट से 1,850 रुपीज़ चार्ज किए, विच अकाउंट टू 5,550 रुपीज़। उसने मेरे से बोला कि ये सर्विस चार्ज है जो हम लेते हैं, बाकी टेक्निकली फ्री होना चाहिए था अगर मैं खुद करता। तो 5,550 रुपये, ठीक है। तो माय रिकमेंडेशन ट्राई करना। अब बात करते हैं, समरी करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ट्राई करना कि डुओलिंगो दे रहे हो तो आइल से पहले देना, ताकि तुम्हें इसका रिफंड मिल जाए डुओलिंगो का। अगर मेरे साथ मुझे मिल सकता है तो तुम्हें भी मिल सकता है। अगर तुम्हें जानना है कैसे तो आई बटन पे वीडियो देख लेना, और अपनी फीस एंड GIC के सारे चार्जेस वगैरह अपने कंसल्टेंट या एजेंट से क्लियर कर लेना, रिसिप्ट पक्का ले लेना, और रिकॉर्ड मांगते रहना जो भी वो पेमेंट करेगा, जिस चीज़ की पेमेंट करेगा। क्योंकि मैंने भी ये जो ट्रांजेक्शन फीस है ना सब बाद में देखी, जब मेरे को लगा कि मैं अपना कॉस्ट एसेस करता हूँ, तब मैंने देखी कि उसने मुझसे फालतू में ले रखे हैं। तो इसके बाद स्टोरी आती है SOP, एंड नाउ यू गाइज नो कि SOP कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है एक पूरे स्टडी एप्लीकेशन फाइल के ऊपर। तो उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि तुम खुद लिखवा लो। अब मुझे लिखना आता नहीं था, मुझे कोई एक्सपीरियंस था नहीं इसके ऊपर, तो मैं सोचा यार वो बंदा ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, तो मैंने उस पर ब्लाइंडली भरोसा कर लिया और मैंने कहा यार मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे जितने भी चार्जेस तुम लिख लो और मुझे बता देना तुम्हारे चार्जेस। तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि मैं 5,000 रुपये लेता हूँ और SOP लिख के दूंगा। अब मैं सच बताता हूँ, SOP जो थी ना उसने सही में कॉपी एंड पेस्ट करके मेरे को दे दी, किसी और के SOP में बस मेरा डेटा चेंज कर दिया। और इवन उस बंदे ने मेरे को कॉल भी नहीं किया मेरे डिटेल्स पूछने के लिए, भाई तुमने लाइफ में किया क्या है। उसने बस जो मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे और जो मेरी बाकी डॉक्यूमेंट्स थे ना उससे अपनी स्टोरी बिल्ड कर ली और उसने SOP लिख दी। उसने टच ही नहीं दिया मेरी पर्सनल लाइफ का या फिर मेरे अचीवमेंट्स का। उसने मेरे को SOP भेजी ना तो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा ठीक है, अच्छा सब कवर कर दिया। और मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि ना मेरे को पता नहीं था कि SOPs होती क्या है, लिखते क्या है, तो मेरा फर्स्ट टाइम था और मैंने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी थी। तो यहाँ मेरे को लगा कि बढ़िया यार, सही लिख दी इसने तो। बट वो सच में बहुत ही ब्लैंक SOP थी। तो इस पर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि SOP का जो पहला ड्राफ्ट है ना वो तुम खुद लिखो। मैं तुम्हें बताता हूँ SOP लिखते कैसे एक्चुअली में, अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो SOP का जो ड्राफ्ट है वो तुम खुद लिखो पहला, जिसमें तुम अपने अचीवमेंट्स रिकॉर्ड करो, तुम अपनी एजुकेशन रिकॉर्ड करो,
तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ रिकॉर्ड करो, तुम बेसिकली हर चीज़ रिकॉर्ड कर दो तुम्हारी, जो तुम्हारे साथ हुई है, तुम्हारी सब चीज़ें उसमें लिख के अपने कंसल्टेंट को भेज दो। अगर तुम्हारा कंसल्टेंट ये कह रहा है ना कि हम फ्री में लिखते हैं, तो उसको अपना ड्राफ्ट पहले लिख के भेजो, और उसके बाद आस्क हिम टू एडिट दैट ड्राफ्ट, और उसको बोलो कि इस ड्राफ्ट को एडिट करके अपनी लैंग्वेज में लिख के जो भी ऐड करना है ऐड करके, जो डिलीट करना है डिलीट करके मेरे को दोबारा भेजो। अब मुझे तो सेकंड ड्राफ्ट तुम्हारे पास आएगा, तुम उसको रीड करो, उसको और रिफाइन करो, और फिर अपने कंसल्टेंट को भेजो कि ये ले और कर दे काम। ठीक है, अब बात करते हैं वीज़ा फाइलिंग की। तो देखो, जब फर्स्ट टाइम फाइल करते हो ना, तो तुम्हें दो चीज़ की पेमेंट करनी होती है। पहली चीज़ होती है तुम्हारी बायोमेट्रिक्स की, जो कि वैलिड होता है कुछ टाइम के लिए, और सेकंड जो पे करते हो वो तुम होती है तुम्हारी स्टडी परमिट एप्लीकेशन फीस की। अब ये जो दोनों पेमेंट होती है ना, वो बायोमेट्रिक की होती है 5000 रुपीज़। अब बढ़ गई होगी तो ज़्यादा तो नहीं बढ़ी होगी, 5000 रुपये मान के चलो। और जो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस होती है वो होती है 9500 या 10,000 के करीब की। मेरी जो पहली पेमेंट थी वो 14,500 के अराउंड की गई। अब इसके ऊपर एक टैक्स भी कटता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, मेरे बैंक में तो कटा है, तो एक ऐड और हो गई। मेरे जो फर्स्ट एजेंट ने बोला कि अपनी रिफंडेबल फ़्लाइट बुक कर लो, क्योंकि तुम्हारा तो आ जाएगा, क्योंकि उसने इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था। तो भाई मैंने इस चीज़ पे रिसर्च करी, और मैंने देखा कि भाई मेरे को तो सबसे सस्ती 1,18,000 रुपये की टिकट मिल रही है, और उसने बोला रिफंडेबल करा लेना। तो मैं सोचा ठीक है भाई रिफंडेबल करा लेंगे, तो मैंने रिफंडेबल करा लिया। तो रिफंडेबल, अच्छा मैंने अब मांगा भी उसी से नंबर कि बताओ मैं किससे कराऊँ, तो उसने मुझे कंसल्ट का नंबर दिया, एजेंट जो होते हैं ट्रैवलिंग एजेंट, उसका नंबर दिया। और तो उसने मेरे को बोला कि अरे सर आपका रिफ्यूज़ल आ गया ना, तो हम आपको 100% रिफंड कर देंगे। अब उसने मुझे ये बात कॉल पे बोली, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था उस चीज़ का। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया, रिफ्यूज़ल आ गया तो 100% मिल जाएगी, और अगर रीस्केड्यूल करनी पड़ी तो भी कुछ मिनिमम जो डिफरेंस होगा फेयर का वो पे करना पड़ेगा। तो मैं सोचा यार तो बहुत ही बढ़िया मिल गया मेरे को, तो मैंने बुक करवा दी ना। अगर आपको ये जानना है कि हाउ टू बुक द चीपेस्ट फ्लाइट, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च करी थी, और 1,18,000 उस टाइम पे बहुत सही अमाउंट था। उस टाइम पे मेरे को बाकी जगह गूगल फ्लाइट पर स्काई स्कैनर पे 2-2 लाख का मिल रहा था, बट मेरे को 1,18,000 की बुक फ्लाइट मिल गई थी। अब मैंने वीज़ा फाइलिंग कर दी, और 3 महीने बाद आ गया मेरा रिफ्यूज़ल। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहा था, तो 3 महीने में रिजल्ट आ रहा था, तो 3 महीने मेरे वेस्ट हो गए, और आ गया मेरा रिफ्यूज़ल। और रीज़न क्या था कि वही कि वापस नहीं आओगे तुम, और तो मतलब मोटा मोटा SOP बहुत वीक थी मेरी। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, और ऐसा लगा कि यार सब तो ठीक था, इतना मेरी होप्स हाई हो गई थी, तो मेरे को बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। अब अच्छी प्रोफाइल होने के बाद रिफ्यूज़ल आ गया, इतना पैसा लग गया, फ़्लाइट भी बुक थी, तो आई वॉज ऑल राइट। मतलब मैंने सूटकेस भी खरीद लिए थे, मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, तो सारी होप बिल्कुल क्रैश हो गई मेरी। तो वहाँ पे मैं मतलब टूट गया था। तो बट कोई नहीं, ये मेरी स्टोरी है, और इन्हीं से मैंने सीखा है बहुत कुछ, तो तभी मैं बता पा रहा हूँ आप लोगों को। सोच विचार के बाद एजेंट चेंज करने की सोची कि अब मैं नेक्स्ट एजेंट चुनता हूँ, क्योंकि इसने तो मेरा बहुत काटा है, हर जगह काटा है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसने एफर्ट नहीं डाले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कंसल्टेंट चेंज कर दिया अपना। अब मैं किसी कंसल्टेंट का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कई लोगों के वीज़ा आ जाते हैं सेम कंसल्टेंट से, प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है, और हर बहुत फैक्टर्स होते हैं, वो कभी बाद में बात करूँगा कि क्या फैक्टर्स होते हैं रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस के। अब मेरे नेक्स्ट एजेंट से बात करी, तो उसने भी वही वादे करने शुरू कर दिए, अरे 100% आपका रिजल्ट ला देंगे, हम तो एक्सपर्ट ही इस चीज़ में हैं, हम तो एक्सपर्ट ही रिफ्यूज़ल्स के अंदर हैं, हम तो ये हम तो वो, इतना ट्रस्ट बिल्ड कर दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई तेरे साथ ही अब प्रोसीड करते हैं। अब इस कंसल्टेंट ने मेरे को इतना बड़ा चढ़ा के बोला, SOP बनवाई, SOP खूब अच्छी लिखी इस बार, मेरी तरफ से भी उसकी तरफ से भी। देन आई गॉट द रिजेक्शन, एंड नॉट इवन वंस ट्वाइस। अब मेरे सेम कंसल्टेंट से 2 रिजेक्शन आ गए थे इन द स्पैन ऑफ कपल ऑफ मंथ्स। अब ये याद रखना कि हर वीज़ा फाइलिंग पे मेरे 10,000 रुपये लग रहे थे, मैं 3 बार फाइल कर चुका था, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपीज़ मेरे वीज़ा फाइलिंग के लग चुके हैं। बायोमेट्रिक चलो एक बार ही हुआ, बट अभी कुछ टाइम तक अगर नहीं हो पाया तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा, बट ठीक है वो बाद में बात करते हैं। अब इसने क्या किया, इस एजेंट की गलती बताता हूँ मैं तुम्हें क्या थी, और जो तुम्हें नहीं करनी, जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, कि जब मैं फर्स्ट रिफ्यूज़ल लेके उसके पास गया ना, उस बंदे ने ये तक नहीं बोला कि अपने GCMS नोट्स अप्लाई कर दो, ताकि रीज़न मालूम पड़े। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि उसको लगा था कि
फर्स्ट रिफ्यूजल आ गया ना तो कोई नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करना, क्योंकि जो GCMS नोट्स है ना वो टाइम में आते हैं, मतलब 2-3 महीने लग जाते हैं आने में। तो उसने बोला कि हाँ अच्छा, अगर आपको ये जानना है कि GCMS नोट्स कैसे अप्लाई करते हैं तो ये रहा आई बटन, जाके देख लो। तो उसने ना मेरे को बताया नहीं कि GCMS नोट्स अप्लाई कैसे करते हैं। उसने मेरे को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म्स बोल दिए कि ये करना होगा वो करना होगा। तो उसने बोला कि अरे छोड़ो ना, फर्स्ट रिफ्यूजल के बाद सेकंड तो आ ही जाता है। तो मैं कहा ठीक है भाई, तो मैंने नहीं किया GCMS नोट्स अप्लाई। उसने बोला अरे फाइल अटक जाएगी। तो उसने बहुत झूठ बोला बेसिकली, कि मुझे ये बोलने के लिए कि तू फाइल पे कर, क्योंकि एजेंट्स के ना एक हिडन कॉस्ट होती है, जो मैंने शुरू में बोला था ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। जस्ट मेरे को 2 मिनट दे दो। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अप्लाई फॉर GCMS नोट। बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत ईजी प्रोसेस। वीडियो देखना, 5 मिनट लगेंगे और 300 रुपये लगेंगे। इतना ईजी प्रोसेस है और थोड़ा टाइम लगेगा बस। बट इट्स मच बेटर कि तुम एक सेकेंड रिफ्यूजल लेके आओ। इट्स मच बेटर कि वो टाइम और जो तुम्हारा जो टाइम और जो 10,000 रुपये लगेंगे ना, उससे तुम बच जाओगे। ठीक है, तो चाहे एजेंट तुम्हारा कुछ भी बोले, अप्लाई फॉर द नोट्स, अप्लाई फॉर द नोट्स। अब बात करते हैं एजेंट्स की। तो यार देखो, एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो एजेंट्स होते हैं ना, इनका सही में कुछ नहीं बिगड़ता अगर तुम्हारा कितनी बड़ी रिफ्यूजल आए, और इनका बनता ज़रूर है अगर तुम्हारा एक्सेप्टेंस आ गया तो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर तुम्हारा कटा या तुम्हारा रिजेक्शन आया या तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, तो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम जैसे इनके पास 50 बच्चे आते हैं डेली के। अब तुम्हारा नहीं आना तो ये तुम्हें बोलेंगे बहुत बुरा लगा सुन के, और तुम्हारा कॉल काट देंगे, या ये बोल देंगे चलो दोबारा अप्लाई करते हैं। क्योंकि इनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे हर प्रोसेस में 10,000 रुपये लग रहे हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जो टाइम है वो ख़राब हो रहा है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जो तुम, कई कई लोग जॉब से रिज़ाइन मार देते हैं ये सोच के कि यार नोटिस पीरियड है, वीज़ा एकदम से आ गया तो जाना पड़ेगा। इनको नहीं पड़ता फ़र्क उन चीज़ से। इनको फ़र्क पड़ता है कि अगर एक्सेप्टेंस आ गया तो इनके पैसे बन जाएंगे, क्योंकि इनको पैसे कौन देता है? कॉलेज वाले। इनका कमीशन बेसिस पे होता है। और अगर रिजेक्शन आ गया तो उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, किसी और बच्चे का हो जाएगा। तो अपना जो एजेंट है ना, उसको ऐसे मान के चलो कि वो एक ऐसी ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम बस उनको दे रहे हो पैसे, बट वहाँ से ना कुछ रिटर्न नहीं आएगा। मतलब तुम्हारा वीज़ा लग गया तो लग गया, अगर नहीं लगा तो दे डोंट गिव अ डैम अबाउट यू। एजेंट को अपने ऊपर मत चढ़ने दो। तुम जो बोल रहे हो ना, और तुम्हारी जो रिसर्च बोल रही है, तुम उस पे ही अड़े रहो। एजेंट कुछ भी बोलेगा, तुम्हें फेक डॉक्यूमेंट लगाने के लिए बोलेगा, तुम्हें फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाने के लिए बोलेगा, तुम्हें फेक प्रोफाइल बनाने के लिए बोलेगा, ताकि उसकी फाइल निकल जाए, उसको पेमेंट आ जाए। बट वो ये नहीं सोचेगा, और उसको इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारे फेक डॉक्यूमेंट पकड़े गए ना, तो तुम्हें 5 साल का बैन लग जाएगा इसके ऊपर, और रेड फ्लैग तो लगेगा ही। तो तुम कभी वापस नहीं लगा पाओगे अपनी फाइल। इस चीज़ से ज़रूर बचना। तो मैं एक बार कॉस्ट की समरी बता देता हूँ तुम्हें। तो भाई वीज़ा मैंने जो पहला फाइल किया था वो 50,000 रुपये का था। फिर डुओलिंगो को मैंने दिया 5,000 रुपये का, उसका रिफंड आ गया था, तो वीडियो देख लेना। आइल्स 15,000 रुपये का दिया। मेडिकल मेरा हुआ 2022 में 7,000 रुपये का। मेडिकल में जो दोबारा देने वाला हूँ वो हुआ 7,000 रुपये का। और जो ट्रांजैक्शन फ़ीस लगी मेरी, जो मेरे कंसल्टेंट ने फ़ीस भेजने के लिए मेरे से, वो लिए 5,500 रुपये। SOP बनाई मेरी 5,000 रुपये में। बायोमेट्रिक फ़ीस मेरी लगी 5,000 रुपये। और स्टडी परमिट में 9,500, जिसमें से 9,000 पेमेंट के हैं और 500 रुपये टैक्स कटता है। उसके बाद मेरे जो फ़्लाइट का रिफ़ंड आया, जो कि मैं बताना भूल गया, जो फ़्लाइट का मेरा रिफ़ंड आया था ना, तो अगर आप अभी तक रुके हो तो आपको ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी। तो मेरा जो फ़्लाइट का रिफ़ंड आया था ना, वो आया 25,000 रुपये कट के। उसने मेरे को शुरू में तो यही बोला कि तुम्हें पूरा रिफ़ंड आ जाएगा 100%। मैंने उसको 2 बार अपना रिफ्यूज़ल भेजा, इवन 3 बार भेज दिया था मैंने उसको रिफ्यूज़ल। उसने मेरी पेमेंट 3 महीने तक अटका के रखी कि वहाँ से नहीं है, आगे से नहीं आया, आगे से नहीं आया। फिर मैंने एयर इंडिया को फ़ोन किया, एयर इंडिया ने बोला हमने तो कब का भेज दिया है। फिर मैंने उसको वो मेल दिखाई, फिर उसने बोला ओहो आ गया। मतलब उसने वो एक्नॉलेज बाद में किया जब मैंने उसको प्रूफ दिखाया। फिर उसने मुझे वो पैसे भेजे। 1,18,000 की टिकट थी, उसने 25,000 रुपये काट के भेजे। उसमें भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, वो कभी बाद में कवर करेंगे। बट यूँ मान के चलो कि रिफंडेबल फ़्लाइट कुछ नहीं होती। तो इन झांसों में बताना, अगर तुम्हें कोई भी कंसल्टेंट ये कहता है, एजेंट, ट्रैवलिंग एजेंट ये बोलता है कि भाई आराम से हम तुम्हें 100% रिफंड दे देंगे ना। याद करो मैंने बताया था कि मैंने कॉलेज के पे किए थे 11,05,000 कुछ रुपए ना। मैंने जब भेजे थे ना, तो उनने मेरे से 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे। अब जब उनने मेरे को वापस किए ना, तो वो 1 रुपये से नीचे, मतलब लाइक 60 का तो 59 के रेट से वापस किया।
तो यानी कि 3 रुपये का डिफरेंस आया एक्सचेंज रेट के ऊपर, जिसमें से HDFC ने भी कुछ खाया और जो हमारे UCW हैं उनने एप्लीकेशन फ़ीस के 9,000 रुपये काटे, प्लस फिर उनने भेजने के $100 और काटे, तो उन्हें मोटा मोटा मेरे को फ़ीस रिफ़ंड करी 70,000 रुपये काट के। ठीक है, तो मैंने जो भी पे करी थी 11 लाख और ये सब, इनने मेरे को 70,000 रुपये काट के रिफ़ंड करा, और लास्ट में जो UCW की फ़ीस है वो 9,000 रुपये की। तो टोटल अभी जो आना बचा है ना, वो आना बचा है मेरा GIC। तो GIC के मैंने 6,30,000 कुछ रुपए दिए थे, तो मोटा मोटा मुझे लग रहा है वो 6 लाख ही वापस आएंगे, ये भी रुपए काटेंगे ही, तो 20-30 हज़ार रुपये ये कट के आएंगे, तो मोटा मोटा 2,60,000 या 2,70,000, क्योंकि मैंने कुछ कॉस्ट इसमें ऐड भी नहीं करी होंगी, तो 2,70,000 रुपये मैंने 2 साल के अंदर उड़ा दिए जस्ट टू गेट इन कैनेडा। 2,70,000 रुपये और ज़ीरो आउटकम, कुछ ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। 3 बार रिफ्यूज़ल आ चुका है, और ना PR लग रहा है ना स्टडी परमिट लग रहा है, बट होप्स पूरी हाई है, मैं जाके रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी में आप जुड़े रहो मेरे साथ, मैं जाके पक्का रहूँगा, वो तुम देखना, बहुत ही एक्साइटेड स्टोरी होने वाली है मेरी। तो स्टे सब्सक्राइब्ड, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और कुछ पूछना चाहते हो पूरे प्रोसेस के बारे में तो फॉलो कर लो, कमेंट कर दो, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू। हाँ यार, एक चीज़ और लास्ट पे, डीमोटिवेशन का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि पूरे प्रोसेस में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और बहुत पैसे लगेंगे, और मतलब बहुत ही रिजेक्शन भी आएगा, एक्सेप्टेंस भी आएगा, बहुत चीज़ें होंगी, पर स्टे पॉजिटिव, होप्स हाई रखना। देखो मेरी भी बहुत हाई है, मतलब 3 बार रिजेक्शन के बाद, इतना पैसा फूकने के बाद भी मुझे है कि मुझे जाना है, तो दिस इज़ द करेज और दिस इज़ द डिटर्मिनेशन आई हैव। तो ये तुम भी अपनी उम्मीद रखना, और कुछ भी कमेंट, तुम्हारा भाई बैठा है, मैं हेल्प करूँगा तुम लोगों की। कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा मैसेज कर देना, मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।